तो बीकानेर से सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। दरअसल आज एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस है। बीकानेर में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे हैं। राजधानी जयपुर के स्टेट हैंगर से सीधा रवानगी उनकी बीकानेर के लिए और अब बीकानेर पहुंच चुके हैं। अब जहां कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पोस्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इंतजार यहां पर किया जा रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार था। राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस है, अपने आप में कई मायनों में खास और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ हैं। तो जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे उनका स्वागत सत्कार किया गया, माल्यार्पण उनको किया गया है और सूत की माला उनको पहनाई गई है जो कि गांधी परंपरा भी है। कांग्रेस में बुके देकर उनको सम्मानित किया गया और अब कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहद खास संबोधन रहेगा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि दूर दूर से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस है और बीकानेर में यह कार्यक्रम रखा गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर। कार्यक्रम की रूपरेखा जरा बताइएगा, कितने बजे शुरू होना है, क्या खास आज देखने को मिलेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अभी अंदर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेफ हाउस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अभी अंदर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेफ हाउस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, माल्यार्पण किया, नारेबाजी हुई और इसके बाद जो है यहाँ से वो निकलेंगे और कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस है जिस पर वो शिरकत करने पहुंचे हैं और आप जानते हैं कि अशोक गहलोत एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर संगठन को लेकर वो चीजों को समझते हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक मुख्यमंत्री जब आता है तो बहुत सारी चीजें होती है। आप देख सकते हैं लाइनअप, यहाँ पर एसपी समेत तमाम लोग जो है आला अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ से अब कैमरामैन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है रवाना होकर रविंद्र रंगमंच पहुंचेंगे। रविंद्र रंगमंच ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम है जहाँ पर सीएम को अपना संबोधन देना है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेना है। तो ये कह सकते हैं कि आप अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त युवाओं को साधना कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी है, जरूरी भी है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार ये कोशिश की जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लगातार फोकस किया जा रहा है। तो वही कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने संबोधन में करते नजर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजस्थान कांग्रेस चाहती है कि धीरे धीरे जब चुनाव की तरफ बढ़े तो इन मुद्दों पर चुनाव हो। दूसरी तरफ भाजपा का अपना गणित है, भाजपा जिस तरह से काम करती है उनका अपना एक संगठन का तरीका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बयान भी उस पर दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं वो यहां पर होंगी। लेकिन एनएसयूआई का कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण, युवाओं का कार्यक्रम और मैं आपको बताऊं राजस्थान भर का जो है कार्यकर्ता एनएसयूआई के जो पदाधिकारी है वो पहुंचेंगे। तकरीबन 2000 के करीब जो हैं कार्यकर्ताओं को एक तरह से यहां पर बुलाया गया है जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर के लिए अभी रुके हुए हैं, हम आपको कोशिश करेंगे वो तस्वीर भी दिखाने की। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना होंगे। तो देखिए बीकानेर जो है पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला। एक और अगर हम पॉलिटिकल समीकरण को समझें तो आप समझिएगा यहाँ पर 3 विधायक जीते और 3 मंत्री बने। तो ये अपने आप में एक मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिश। देखिए अभी मंत्री गोविंद मेघवाल को अंदर बुलाया गया है, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, भंवर सिंह भाटी अंदर हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं वो वहाँ सेफ हाउस में हैं। तो यहाँ पर एक तरह से चर्चा उन पे हो रही है। थोड़ी देर में निकलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर पाएं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप देख सकते हैं ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा इस वक्त जो है राजस्थान की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से हो गया है। लगातार जो है आप देखेंगे कि उस पर बातचीत हो रही है। गजेंद्र शेखावत के बयान के बाद अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट से रिट्वीट करते हुए कहा रघुकुल रीति सदा चली आई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर भाजपा के लोग जिस तरह से बात
बात रख रहे हैं, जिस तरह से कुछ एक विषयों पर भाजपा भी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। खासतौर पर करौली में हुए घटनाक्रम के बाद जो है भाजपा कोशिश कर रही है कांग्रेस को घेरने की। लेकिन फिलहाल एनएसयूआई का महत्वपूर्ण कार्यक्रम 52वां स्थापना दिवस, 1971 में एनएसयूआई की स्थापना हुई। एनएसयूआई कांग्रेस का अग्रिम संगठन, युवाओं की भागीदारी रहती है। एक जमाने में जो है निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राजस्थान वाइड, तो एनएसयूआई के लोग चुनाव जीतते रहे, चाहे वो छात्र संघ अध्यक्ष हो या दूसरे कॉलेजेस। हालांकि उसके बाद लिंग 2 कमेटी के बाद चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी जो है समीकरण चेंज हुए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर भी एनएसयूआई का कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण। और ये कोशिश यहाँ पर जो मुझे लगता है एक संदेश देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। सुदूर पश्चिम बीकानेर भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका, और मुझे लगता है अब धीरे धीरे जैसे जैसे इस समय बीतेगा तो आप मान के चलिएगा कि उस पर चलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, एनएसयूआई के आप प्रदेशाध्यक्ष रहे, एनएसयूआई अरे भैया एनएसयूआई के सर आप भैया एक मिनट छोड़े ना आप, भैया आप हटाए, आप हटाइए एक मिनट। सर शुरुआत एनएसयूआई सर एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रहे और युवा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले अशोक गहलोत ने एनएसयूआई से शुरू किया और कहते हैं कि रगड़ाई से आप निकल कर आए और आगे बढ़े, आप लगातार सांसद रहे, विधायक और मुख्यमंत्री तीसरी बार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राजनीति में या किसी क्षेत्र में शुरुआत से रगड़ाई होना बहुत जरूरी होता है। मैं एनएसयूआई में जब था तो पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के दौरे किए मैंने। उस वक्त वो जिले आज मुख्यालय है, चाहे झालावाड़ हो, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो, ये कस्बे की तरह थे, आंधी चलती थी वहाँ पर। उस वक्त मैं दौरे किए, हर गांव में, कस्बों में जाता रहा, मैं कॉलेज में जाता रहा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी 72 के अंदर, 50 साल हो गए पूरे। इतनी रगड़ाई हुई मेरी खुद की एनएसयूआई के वक्त में। फिर बाद में जब एक संकट आया कांग्रेस के ऊपर, इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी। पूरे उत्तर भारत में हम लोग खाली नाथुराम मिर्जा जी जीते थे अकेले। उस वक्त में मैं इलेक्शन लड़ा मैंने असेंबली का। मुझे एक चांस इसलिए मिला क्योंकि चुनाव सब हार चुके थे, लड़ने वाले इच्छुक कम रहे। एक अवसर मिला मुझे और मैं हार गया 4000 से। उस वक्त हमारे नेता आ रहे थे 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 थे। तो लीडरशिप ने देखा भाई कि ये नौजवान लड़का सिर्फ 4000 से आ रहा, तो मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का। ठीक है, जिलाध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का जोधपुर के अंदर। फिर मेरी लड़ाई हुई जिला कांग्रेस अध्यक्ष। हर आंदोलन में महंगाई विरोधी हो, भारत बचाओ, इंदिरा गांधी जेल में गई तो हम लोग सब जेल में गए। इतनी रगड़ाई होते होते हम लोग फिर बन गए मेंबर पार्लियामेंट बन गए। वो दिन आज दिन में 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार एआईसीसी के महामंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में और नरसिम्हा जी के साथ में, और तीसरी बार मुझे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने बनाया मुख्यमंत्री। तो मैं रगड़ाई का इसलिए कहता हूँ कि रगड़ाई हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए। 2 तरह के मंत्री बनते हैं देश के अंदर। एक तो बंदा रगड़ाई होके आता है, वो बनता है, वो संगठन का आदमी होता है और संगठन के लोगों का मान सम्मान करता है, कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता के दिलों के अंदर, उनके दिलों के अंदर उसके प्रति अच्छे भाव होते हैं, हाईएस्ट रिगार्ड होता है। एक बन जाते हैं अचानक ही, कोई कारण से बन जाते हैं, कोई फैमिली जाते हैं, तो उसके कारण बनते हैं। अगर बन गए तो फिर वो मतलब वो तारतम्य नहीं बैठता है कार्यकर्ताओं के साथ में। ठीक है, पद पे हो तो कार्यकर्ता सम्मान करेंगे, टाइम पास कर लो, परंतु बगैर रगड़े के आप गुड गवर्नेंस दे नहीं सकते हो, मेरा मानना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रगड़ाई होना जरूरी है। अब कांग्रेस आज मैं आया हूँ यहाँ पर तो रगड़े को याद करके आया हूँ कि मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूँ, नीचे उठ के आया हूँ। तो आज मैं प्योरली आया हूँ बीकानेर, प्योरली एनएसयूआई के राज्य स्तर के अंदर आया हूँ मैं, प्योरली। तो आप समझ सकते हो मेरी हमेशा
जो बच्चे आए हैं उनको कि कांग्रेस है कार्यक्रम में सिद्धांत हैं वो संविधान के अनुकूल है और देश को एक अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा जी ने हत्या हुई, सरदार बहन सिंह की हत्या हुई, चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। और आज भी चुनौती बहुत बड़ी हमारे सामने है। आज देश में तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है और वो माहौल में देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, और लोकतंत्र खतरे में है। अब देखिए राजस्थान में जब इतना शानदार बजट पेश किया, हर वर्ग खुश है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बजट के बाद में इस प्रकार का कुछ बजट का स्वागत हो रहा हो। हर जगह हमारे जितने एमएलए जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो सब जगह उसको लेके वेलकम हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। उससे घबरा करके बीजेपी ने तय किया है राजस्थान में आग कैसे लगाओ। आग की शुरुआत कर दी करौली के अंदर। इंस्ट्रक्शन दिए गए बाकायदा नेताओं को कि आप कुछ करो वहाँ पर, वरना सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो आप बता दीजिए ये कहाँ का लोकतंत्र है? चुनाव जीतना एक बात है, इनको मालूम पड़ गया कि महंगाई कितनी बढ़ जाए। अब महंगाई कितनी भारी मार पड़ रही है, महंगाई की भारी मार है। बेरोजगारी तो हाहाकार मर गया नौजवानों के अंदर। पर ये जानते हैं कि चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, कितनी बढ़ जाओ, पर हम धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हैं यूपी की तरह। इनको भ्रम हो गया है, ये भ्रम में लोग चल रहे हैं और उसी कारण से देश के लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा, इस मौके पर प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, इनके मंसूबे को गंभीरता से लें। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है। जब चुनाव आएंगे जनता माई बाप होती है, वो फैसला करेगी कि किस पार्टी को शासन सौंपना है। सब अपनी अपनी बात कहेंगे, पर यह कहाँ लिखा हुआ है? अगर आप ना तो प्रोग्राम पॉलिसी में बात करो, ना उपलब्धि में बात करो, क्या उपलब्धि दे रही है उसकी बात नहीं करो, और खाली आप जो है, खाली आप सिर्फ ध्रुवीकरण करके लोगों को भ्रम, हिंदुत्व की बात करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, इतने धर्म हैं, जाति हजारों हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं देश के अंदर, उनको साथ लेके देश चला आज तक। आज जो आधुनिक भारत है, ये तमाम बातों जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी ऊपर है ये। पर सर कांग्रेस अब अशोक गहलोत की तरफ देख रही है, संघ की पिच पर कांग्रेस को खिलाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, तो अब इसका तोड़ क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितने वरिष्ठ हैं, जनता समझ जाएगी, जनता समझ जाएगी कि कथनी में करनी में अंतर है। ये खाली ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत रहे, कब तक जीतेंगे? लोग सब समझ रहे हैं। और इस बार यूपी में भी ऐसा माहौल बन गया था, इनको मालूम है माहौल बन गया था, पर जो नारे लगाए इन्होंने, आप जानते हो क्या क्या किया इन्होंने, तो मौका मिल गया। वक्त देखना आप, सच्चाई होती है हमेशा। सच्चाई के साथ में राहुल बोल रहे हैं, आज भी बोले, वो चाइना को लेके बोले हैं, यूक्रेन को लेके बोले हैं। आप उनकी बात देखें, जब वो कोरोना आया था तो फरवरी 19 के अंदर भी उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया कि कोरोना कहाँ पहुँचेगा। अगर उनकी बात ये सुनते तो ये नौबत नहीं आती। हर बार वो आगाह कर रहे हैं विपक्ष के नेता के रूप में, पर उस व्यक्तित्व को जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और देश और देशवासियों के प्रति समर्पित है, उसको सोशल मीडिया जो आज आया है, सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट भी है, सोशल मीडिया के माइनस पॉइंट भी है। बिगाड़ रहा है नौजवानों को भी। जिस प्रकार ये आजकल जो रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, और रेप के बाद में लड़की को मार दिया जाता है, ये पहले कभी नहीं सुनते थे आप। आज जो माहौल देश में बन रहा है, उसके लिए मोदी जी को चाहिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चाहिए कि वो देशवासियों को संदेश दे कि हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनमें ईमानदारी है तो क्यों नहीं वो हिंसा के खिलाफ कंडेम करते हैं। प्रधानमंत्री बनते एक बार उन्होंने कंडेम किया था जब लीचिंग हो गई थी, लोगों ने वेलकम किया। फिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री 5 साल से हिंसा को लेकर नहीं बोल रहे हैं? उन्होंने उस वक्त कहा था ये एंटी सोशल एलिमेंट में सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो कहा था, सबने वेलकम किया।
आज 5 साल में इतना माहौल बदल गया, तनाव का, हिंसा का माहौल हो गया। अब प्रधानमंत्री को चाहिए राष्ट्र के नाम संबोधन दे और ये कंडेम करे ऐसे लोगों को कि जो व्यक्ति हिंसा करता है उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करे। सर, रघुकुल रीत की बड़ी बात हो रही है ईस्टर्न कनाल को लेकर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट जोधपुर के हैं मंत्री, इनको चाहिए आगे बढ़ कर के कैसे ईस्टर्न कैनाल को, जो आज 13 जिले हैं तकलीफ में हैं, टोंक भी है, करौली, धौलपुर, भरतपुर, माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर इत्यादि। आप बताइए कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये बनाया किसने? बनाया वसुंधरा जी के वक्त बनाया। और प्रधानमंत्री के मुंह से आपने देखे होंगे, कल मैंने जब फेसबुक पे डाला, उनका खुद का कोटेशन डाला है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, उनकी दृष्टि में लोकप्रिय होगी उस वक्त में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने। और बीजेपी एमएलए कह रहे हैं ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्र, इसको दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं इसको दिखवा रहा हूँ टेक्निकली, और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 2 मैंने कोर्ट अजमेर वाला और जयपुर वाला किया है, वो अगर कोई पढ़ ले तो आपके इस मंत्री जो कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर गलत हो जाए तो, जिस केंद्रीय मंत्री को इतने ज्ञान नहीं है कि वो कह रहा कि एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने, और कल वो जो टैप रिकॉर्डर में टैप आया सामने प्रधानमंत्री जी का, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या करें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। तो हम क्या मांग करें? प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं क्या देख करके सिलेक्शन किया इनका, और वो पोर्टफोलियो देता है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होता है मेरी दृष्टि के अंदर राजस्थान के लिए, तो वो होता है जल संसाधन मंत्री, जहाँ सदियों से अकाल सूखे पड़ते रहते हैं। और वो खुद भी सीकर रहने वाले हैं, सीकर के, उनको नहीं मालूम कि क्या तकलीफ होती है अकाल सूखे के अंदर, बचपन से उनको मालूम होगा। वो पैरवी नहीं कर रहा है देश के अंदर। पानी की योजनाएं हैं, आपकी ERCP है, इंदिरा गांधी कैनाल है, उसका ही लिफ्ट योजना जोधपुर का आ रही है, पाली, बाड़मेर, सब जगह उसकी स्टेट गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको चाहिए था आगे बढ़ कर के, वो तो क्षेत्र उनका खुद का भी है जोधपुर, तो आगे बढ़ करके पानी की योजनाओं को लेकर के उनको राजस्थान की स्पेशल मदद करनी चाहिए थी, वो तो भूल गए। और वो इसी बातों में बहस में फंस रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वादा किया नहीं किया। मैं तो कहूँगा कि नहीं भी करते और ये मंत्री होते तो ये उनसे हम मांग करने का हक रखते हैं राजस्थान वासी, भाई आप हमारे मंत्री हो राजस्थान के, कम से कम 16 योजनाएं, परियोजनाएं, राष्ट्रीय परियोजना है देश के अंदर, तो 70वीं गणना में क्या तकलीफ हो रही है? भारत सरकार के लिए 40,000 करोड़ क्या मायने रखता है? पर ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया, हमारे वक्त में 37,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, 5 साल तक इन्होंने डिले किया इस सरकार ने, जब से मोदी जी आए। उसके अगर आज उसकी कीमत बढ़ गई 74,000 करोड़ हो गई है, कहाँ 37,000 करोड़ और कहाँ 74,000 करोड़ में बनेगी वो बनेगी, पता नहीं कब तक बनेगी, और हो सकता प्राइस बढ़ जाए। तो ये मैं कभी भी सरकार बदलती है, मैं आता हूँ मुख्यमंत्री बन के, मैं उनकी योजनाओं को कभी कोई भी रोकता नहीं हूँ, समाप्त नहीं करता हूँ। और ये सरकार आती बीजेपी हमारी इम्पोर्टेंट योजनाओं को, चाहे रिफाइनरी हो, पानी की योजना हो, विश्वविद्यालय हो, हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी खत्म कर दी। तो क्या क्या कारनामे करते हैं देश जानता, प्रदेश जानता है। अगले चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे, इसीलिए भी हिंसा में उतर आए हैं लोग, ये हिंसा में उतर हो गए। अब 5-6 चेहरे बना दिए गए मुख्यमंत्री के रूप में, अपन प्रतिस्पर्धा उनकी, तो उसका तो राजस्थान की जनता जवाब देगी, मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद।